नमस्कार। सतलुज का एक तरफा सच। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन होने के बावजूद यह तथ्य मुझे फिल्म देखने के दौरान बार बार कचोटता रहा है। मैं जानता हूं, ना तो केपीएस गिल खलनायक थे और ना ही पंजाब पुलिस कभी पिंडारियों के गिरोह में तब्दील हुई थी। क्या गोविंद राम और राजन के नाम जानते हैं आप? यदि नहीं तो बता दूं कि अगर गोविंद राम जिंदा होते तो वो शायद सतलुज जैसी किसी फिल्म में खलनायक का किरदार उनके नाम पर रचा गया होता। वह कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, इसकी चर्चा कुछ देर बाद पहले सतलुज की बात करते हैं, यानी सतलुज मूवी की बात करते हैं। संयोग से यह फिल्म जिस दिन ओटीटी पर रिलीज हुई उसी दिन उसे समूचा देखा गया। फिल्म में दलजीत दोसांझ सहित सभी कलाकार का काम काबिले तारीफ है और पटकथा, लाइट, बैकग्राउंड साउंड और संवाद भी बहुत बढ़िया हैं। हालांकि फिल्म देखते वक्त कई बार लगा कि यह तो उस समय का अधूरा और एक तरफा सच है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन होने के बावजूद यह तथ्य मुझे फिल्म देखने के दौरान बार बार कचोटता रहा। मैं जानता हूं, ना तो केपीएस गिल खलनायक थे और ना ही पंजाब पुलिस कभी पिंडारियों के गिरोह में तब्दील हुई थी। यह लड़ाई सिर्फ पुलिस बनाम आतंकवादियों के बीच नहीं थी, बल्कि सुरक्षा बलों को उस दौरान कैसे त्रासद अनुभव हो रहे थे, इसे जानने के लिए मेजर ए.के. रविंद्रन की कहानी जाननी होगी। एक दोपहर उन्हें सूचना मिली कि हरिके के पास मुठभेड़ चल रही है और रविंद्रन जब अपनी टुकड़ी के साथ वहां पर पहुंचे तो एक फार्म हाउस में मां और उसकी 3 जवान बेटियां बदहवास स्थिति में मिली। चूल्हे पर उबलता दूध घर में आतंकवादियों की मौजूदगी से इनकार कर रहा था। यह एक लंबी कहानी है कि कैसे उन्होंने कुछ देर पहले तक महिलाओं को बंधक बनाने वाले 7 आतंकवादियों को ढूंढा, खदेड़ा और मारा। यह कथा का सर्वाधिक दर्दनाक पहलू वे महिलाएं हैं। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद जब उन महिलाओं को दोबारा पूछताछ हुई तो उनकी दास्तान सुन कठोर माने जाने वाले सैनिकों की आंखें भर आईं। खुद को धर्म योद्धा कहने वाले वे दहशतगर्द पूरी रात युवतियों से बलात्कार करते रहे। उनके शरीर पर जगह जगह दांत से काटे जाने के गहरे जख्म थे। इसी तरह 15 जून 1991 को लुधियाना जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर उन्हें मर्जीवाड़ों ने 76 ट्रेन यात्रियों को हलाक कर डाला। जिस तरह से पहलगाम में धार्मिक पहचान दरियाफ्त कर लोग मारे गए, उसी तरह वह भी गैर सिखों को पहले अलग खड़ा किया गया, फिर छलनी कर दिया गया। ऐसे तमाम नरसंहार हुए। सतलुज इस मुद्दे पर भी मौन है। मैं पंजाब के उन तूफानी दिनों का गवाह हूं जब 1980 और 1990 की दहाइयों में शाम ढलते ही बाजार बंद हो जाते थे। लोग दोस्तों तक से बोलने से पहले कई बार सोचते थे कोई तस्करता उन दिनों जानलेवा गुनाह थी। हजारों लोग पंजाब छोड़कर देश से अन्य राज्यों में जा बसे थे। इनमें सिख गैर सिख दोनों थे। कई सूदों के अनुसार 1981 और 1993 के बीच आतंकवादियों की वारदातों ने 20 से 22 हजार लोग मारे गए। इसमें आधे से अधिक सिविलियन थे। हालात इतने खराब थे कि रात में हाईवे तक बंद कर दिए जाते थे। बसों को संगीनों के साए में रवाना किया जाता था। गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जैसी सीमावर्ती जिलों में कई बसों के रूट इस तरह बदल दिए गए। पंजाब से होकर जाने वाली ट्रेनें हरियाणा से ही खाली हो जाती थीं। आतंकवाद
की जद में चंडीगढ़, करनाल, दिल्ली, मुंबई, देश के कई अन्य हिस्से थे। उस दौरान तमाम जगहों पर धमाके या हमले हुए और लोग हताहत भी हुए और कई लोग तो की मृत्यु भी हुई। फिल्म तो यह भी नहीं बताती कि ये जब KPS गिल ने 1988 में पहली बार पंजाब के पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाली थी, तब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। पंजाबी मस्ती पक्षाघात का शिकार बन गई थी। पुलिस की हाल तो यह था कि आतंकवादी अपनी हिट लिस्ट जारी करते थे और भयभीत परिजन अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाते थे कि हमारे घर से जिस पुलिस अफसर का नाम हिट लिस्ट में आया है वह गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था रखने के वाला है। एक कठुआए समाज और कमकमाते रक्षकों की इस अवसाद से निकालना आसान नहीं था। KPS गिल ने जो उसके पहले और बाद में कोई पुलिस अफसर वैसा नहीं कर सका। सतलुज पर लगी बंदिशें इसलिए बेवजह नहीं लगती कि अब गोविंद राम पर आते हैं। गोविंद राम 1975 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। उन्हें आतंकवाद से दहलते बटाला में तैनात किया गया था। एक दिन वह अपने 15 वर्षीय बेटे राजन की कॉपी किताब दिलाने बाजार गए थे। अचानक आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। उनके साथ चल रहा दस्ता उस हमले से उन्हें सुरक्षित खींच लाया, लेकिन बेटा पीछे रह गया। धर्म योद्धाओं ने सरे बाजार एक किशोर को उसके खून से नहलाकर जैसे अपने धर्म युद्ध का पालन किया हो। इस घटना के बाद गोविंद राम को सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब सशस्त्र पुलिस बल की 97वीं बटालियन में सेना नायक के पद पर तैनात कर दिया गया। इस पद पर तैनात करने के बाद बताने की जरूरत नहीं कि अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय सिविल पुलिस की चौकियां और कार्यालय आवासों से अधिक सुरक्षित माने जाते थे। वहीं 10 जनवरी 1990 के उनके कार्यालय के कूलर में रखा बम फटा और वह मारे गए। किले जैसी सुरक्षित बटालियन हेडक्वार्टर में वह बम कैसे रखा गया, किसने रखा, साफ है आतंकवादियों ने सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली सरकारी प्रतिष्ठानों के भीतर अपनी दखल बना ली थी। और सवाल उठता है कि उस समय सतलुज का नायक जसवंत सिंह का खालरा क्या कर रहा था। वह खालिस्तान लिबरेशन नाम की एक पत्रिका का संपादक था। खालरा भिंडवाले की सिखों का प्रकाश दाता बताता था उसे इंदिरा गांधी के हत्यारे भगत सिंह से भी बड़े बलिदानी लगते थे। तब तक वह मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं बना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में लोकतंत्र और अमन की घर वापसी के साथ पंजाबियत की विजय की संभावनाएं देख उसने मानवाधिकार का सुरक्षित चोला धारण कर लिया है। इसके बाद पंजाब में से ज़्यादा कनाडा इंग्लैंड के गुरुद्वारों में सुनी जाती थी। वह सन 1995 में गायब हो गया। बाद में उसकी लाश सतलुज में मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन निर्दोष हिंदुओं की भी हत्याएं नहीं होनी चाहिए थी। राष्ट्रभक्त सिख भी नहीं मारे जाने चाहिए थे। पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के मानवाधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए थे। बसों ट्रेनों से खींचकर मारे गए लोग भी जिंदा रहने के हकदार थे। और सतलुज इन सब मुद्दों पर चुप है, लेकिन करे क्या। इस प्रोपेगेंडा फिल्मों के दौर में प्रवेश कर गए हैं कि उन्हें देखने वाले भूल गए जाते हैं कि प्रचलित पटकथाएं इतिहास नहीं होती, वे सिर्फ सामाजिक कड़वाहट को बढ़ावा देती हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए और इस तरह की फिल्मों के बारे में पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। सतलुज फिल्म के अनछुए पहलू हमने आपको बताए।
मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।